नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, मैं मराठी में प्रतिपक्ष नाम का मराठी चैनल 4.5 साल से चला रहा हूँ, और उसमें ही मैं कुछ कुछ हिंदी वीडियो डालता था। लेकिन बहुत सारे लोगों का आग्रह रहा कि आप अलग से हिंदी में यूट्यूब बनाइए, तो मैंने प्रतिवाद ये अलग हिंदी, सिर्फ हिंदी वीडियो के लिए चैनल बनाया है। जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज थोड़ा महाराष्ट्र से बाहर निकलकर बात करना करना चाहता हूं। हमने देखा है पिछले 6 महीने में, यानी 4 जून के बाद अब 6 महीने हो गए, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के मतगणना होकर नतीजे सामने आ गए। बीजेपी की अपनी जो मेजोरिटी थी वो घट गई, 282 से 303 तक जाकर तीसरे चुनाव में बीजेपी की सरकार जरूर बनी, लेकिन बीजेपी अपनी जो मेजोरिटी थी, बहुमत था, वो खो बैठी। और आज एनडीए की सरकार चलाना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया। लेकिन जिस ढंग से 303 से 240 तक बीजेपी आ गई, तो ये नैरेटिव शुरू हो गया कि हाँ, बीजेपी का अस्तकाल शुरू हो गया, अब बीजेपी बचेगी नहीं। लेकिन सिर्फ 3 महीने में, यानी हम बोल सकते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हरियाणा का चुनाव हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया, और हरियाणा में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, और पहला और तीसरा ऐसा अवसर है कि बीजेपी की अपनी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की सरकार बनी है। अब महाराष्ट्र में हरियाणा के बाद 1 महीना होते होते महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, और हरियाणा के बाद 1.5 महीने में महाराष्ट्र में जो कुछ था वो रिपीट हो गया, हरियाणा से आगे बढ़ चढ़कर। और मुझे याद है कि मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि महाराष्ट्र में जो कुछ होने वाला है वो हरियाणा से बढ़कर होगा, और बिल्कुल वही हुआ। क्योंकि हरियाणा में जो तीसरी पार्टियां थी, यानी इंडियन नेशनल लोकदल आईएनएलडी और जनसुराज, क्या बोलते हैं उसको, जननायक जनता पार्टी, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई, मार्जिनलाइज हो गई, और सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में हो गई, जिसमें बीजेपी बाजी मारकर चली गई। वही बात महाराष्ट्र में होगी, ये मैं देख रहा था, क्योंकि जो खबरें मेरे पास आ रही थी और मैं घूम रहा था और लोगों से बात कर रहा था, तब मुझे पता चल गया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ ही सिर्फ 2 पार्टियां मिलकर भी उनकी मेजोरिटी बन सकती है। मैं अजीत दादा को छोड़कर मेजोरिटी आएगी, ये बार बार 1 डेढ़ महीने से बोल रहा था, जब महाराष्ट्र के चुनाव का टाइम टेबल घोषित नहीं हुआ था, और हो गया। और मुझे बार बार पूछा जा रहा था, उन्होंने आप अजीत पवार छोड़कर क्यों बोल रहे हो, तो मैंने बोला था अजीत पवार पर मुझे बीजेपी का भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की कोशिश ये थी कि वो सिर्फ दोनों मिलकर भी मेजोरिटी पाए, ना कि और तीसरी किसी पार्टी या निर्दलीय एमएलए के पिछड़ों को होकर उनको सरकार चलानी पड़े। और शायद अजीत दादा के साथ होकर सुनामी भी आ सकती है, ये मैंने भविष्य किया था, वो सच निकला। लेकिन वो भविष्य मैंने किस आधार पर किया था, वो समझना इंपॉर्टेंट है। मैं घर में बैठे बैठे नहीं, लोगों से बात करते, और जो खबरें टीवी से या अखबार से आती है, बस उस पर भरोसा कर कर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता या मेरा एनालिसिस, विश्लेषण नहीं करता। मैं लोगों से, आम जनता से, वो आम जनता कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, या कोई बड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर होगा, हर लोग
इंसान से बात करता हूं और उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो विचार सोच है, वो समझने की कोशिश करता हूं और उस आधार पर मेरी भविष्यवाणी होती है। और जब मैं महाराष्ट्र में देख रहा था तो आरएसएस जिस ढंग से काम कर रही थी, देखो महाराष्ट्र में महायुति और आरएसएस दो अलग धड़े बनकर काम कर रहे थे, दोनों की मंजिल एक ही थी, बीजेपी को और महायुति को बड़ा बहुमत लाना, ये तो उनका टारगेट था। दोनों का टारगेट एक ही था, लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से काम करते थे। महायुति बीजेपी एकनाथ शिंदे अजित दादा अपने तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे, लेकिन मीडिया के या और किसी की नजर में ना आते हुए आरएसएस और आरएसएस के अलग अलग आयाम जो है वो अपनी तरीके से काम कर रहे थे, ना कि बीजेपी से हाथ मिलाकर। वो उनका अपना तरीका था। यानी महायुति हो, बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, वो महायुति को वोट दो, महायुति को बहुमत चाहिए, इस ढंग से प्रचार कर रही थी। और आरएसएस का और आरएसएस की विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, एबीवीपी हो, ऐसे जो संगठन है उनका टारगेट अलग था, उनका प्रोग्राम, उनका एजेंडा अलग था। उनका एजेंडा ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए जाए, मतदाता सजग बनाओ, इस ढंग का एक एजेंडा या मुहिम आरएसएस चला रही थी। तो उनका टारगेट साफ था, जो नॉर्मली वोटिंग होता है 50-60 के दरमियान, उसमें 5 से 10% का इजाफा हो, ट्राई करेंगे कि 70% महाराष्ट्र में वोटिंग हो। वही हरियाणा में किया गया था। तो हरियाणा में बात साफ थी, हरियाणा में लोकसभा के लिए 61%, 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। वहां 3-3.5% वोटिंग बढ़ गई, 64-65% वोटिंग हो गई। और हरियाणा में लोकसभा से बिल्कुल भिन्न चमत्कार करने वाला जो वोटिंग आया, उसका परिणाम हमने देखा। महाराष्ट्र में भी 5% वोटिंग बढ़ गई और देखो कितना चमत्कार हो गया। ये तो आज के जो मुख्यमंत्री है वो उस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे थे कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में सिर्फ 2 लाख का फर्क है, महाविकास आघाड़ी के 2 लाख वोट ज्यादा है, 0.3% ज्यादा है। अगर 2 या 2.5% वोट बढ़ा देते हैं तो उलटफेर हो सकता है, और वो हो गया। लेकिन वो करने में जितनी बीजेपी और महायुति की मेहनत है उससे भी अधिक तगड़ी और पेनेट्रेट करने वाली, मैंने गांव गांव मोहल्ले में घुसकर काम करने वाली मुहिम, कैंपेन आरएसएस की थी। समाज के जो अलग अलग घटक होते हैं, तबके होते हैं, उनके कुछ प्रतिनिधि पकड़कर उनको अपने एजेंडे पर काम में लगा देना, ये आरएसएस के मुहिम का तरीका होता है। और ऐसे जो समाज को प्रभावित करने वाले हैं वो अपने आप मतदाता को प्रभावित करते हैं और उसका परिणाम हमको मतदान में और आगे चलकर नतीजों में दिखाई देता है। बिल्कुल यही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन जब महाराष्ट्र का वोटिंग खत्म हो गया, उसके 2-3 दिन बाद काउंटिंग था, वहां तक भी आरएसएस के लोग नहीं रुके। जो काम कर रहे थे वो अलग अलग हो गए, वो चुनाव से और पॉलिटिक्स से हट गए और उनकी उनकी अगली जिम्मेदारी जो उनको सौंपी गई है उस काम के लिए वो महाराष्ट्र छोड़कर निकल गए। उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो हरियाणा चुनाव खत्म करके महाराष्ट्र में आए थे और महाराष्ट्र में पहले से ही जो काम कर रहे थे उनके साथ हाथ बटा रहे थे। अब वो लोग जो एक्चुअली ये सब मेहनत करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समन्वय करते हैं, वो हरियाणा पूरा करके महाराष्ट्र आए थे और महाराष्ट्र से होकर अब दिल्ली चले गए। मैंने मराठी में उस पर एक वीडियो डाल दिया कि वो शपथ विधि के लिए भी नहीं रुके। जिन्होंने असलियत में महाराष्ट्र या हरियाणा में बीजेपी को चुनाव जीत कर दिया, वो चुनाव
के जीत का जश्न मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए भी रुकते नहीं और अगले मंजिल पर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो जो हरियाणा से महाराष्ट्र में आए थे वो महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली में चले गए, वो शपथ विधि तक नहीं रुके। हाँ, त्योहार बीजेपी वाले करें, क्योंकि पॉलिटिकल जीत उनके लिए मायने नहीं रखती। जो जीत है उसका हिस्सा, उसका फायदा मुझे मिले, इस ढंग से आरएसएस का स्वयंसेवक सोचता नहीं। वो जो उसका बड़ा एक लक्ष्य होता है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सोच, उसके लिए वो काम करता है। और अगर वो काम पूरा हो जाए तो उसके फल के लिए, उसके फायदे के लिए आरएसएस का स्वयंसेवक रुकता नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद इसमें से बहुत सारे आरएसएस के स्वयंसेवक कार्यकर्ता ऐसे, वो अपनी अगली मुहिम यानी दिल्ली और बिहार के लिए निकल गए। आपको मालूम होना चाहिए कि सीट का बंटवारा बीजेपी करती है, उम्मीदवार बीजेपी तय करती है। उस चुनाव क्षेत्र में जो प्रचार करना है पार्टी के लिए वो बीजेपी करती है, लेकिन वोटर को घर से बाहर निकालकर बूथ तक लेके जाना, मतदान केंद्र तक ले जाना, ये काम बड़ा मेहनत का होता है और वो आरएसएस के लोग करते हैं, संघ के स्वयंसेवक करते हैं। और इसके लिए महीनों से मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। वो लोग करते हैं, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। वो घर घर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, एक एक घर में 4-5 लोग अगर मतदाता है उनसे भी अलग अलग बात करेंगे। वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो नहीं बोलेंगे कि बीजेपी को वोट दो या एकनाथ शिंदे और महायुति को वोट दो, अजीत दादा को वोट दो। इस ढंग से आरएसएस के स्वयंसेवक काम नहीं करते। वो कहते हैं जाकर कि आपको वोट देना जरूरी है, अगर आने वाली सरकार कुछ गलत करे तो आप उसको तभी उत्तरदायी पकड़ सकते हैं जब आप वोटिंग करेंगे। तो आपको वोट देना जरूरी है, क्योंकि आपके वोट से सरकार बनती है। आप अगर वोट नहीं करेंगे तो उस सरकार को कोई सवाल पूछने का अधिकार आपको नहीं रहता। तो जो सरकार जिम्मेदार हो, ऐसी सरकार बनाने में आपका वोट इंपॉर्टेंट है। और चलिए वोट करिए। और जब कोई ज्यादा पूछता है सवाल, तो अलग अलग पार्टियों का एजेंडा क्या है, हमारी मतदाता करके, आम नागरिक करके जरूरतें क्या है, हमारी अपेक्षाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, ये समझाने का काम संघ का स्वयंसेवक करता है, ना कि बोलता है कि जाओ बीजेपी को वोट दो। हाँ, वो बीजेपी के साथ है, वो सामने वाला भी समझ सकता है। लेकिन अगर सामने वाला पॉलिटिक्स समझा रहा है, जिंदगी की जरूरतें समझा रहा है, तो उसको लोग आराम से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जब मतदाता या नागरिक सामने वाले को समझने की कोशिश करेगा तो वो पक्का वोटर बन जाता है। पिछले 30-40 साल में देश के कोने कोने में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने इसी ढंग से काम किया है, ना कि बीजेपी के लिए काम किया है। हाँ, अगर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता या सरकार उसी ढंग से, उसी लक्ष्य मंजिल से काम नहीं करेंगे तो उनकी हार होने वाली है। उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार नहीं होता। अगर उस लक्ष्य से हटकर बीजेपी कुछ करेगी तो आरएसएस उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता। और इसलिए आरएसएस एक चरित्र संपन्न कार्यकर्ता और नागरिक बनाने की कोशिश में लगा है, चरित्र संपन्न हिंदू बनाने की और हिंदू राष्ट्र का चरित्र बनाने की कोशिश में आरएसएस लगा हुआ है। उसमें वो बीजेपी का साथ देते, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो बीजेपी से बहुत मिलता जुलता है। तो कहने का मतलब ये कि हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद बड़ा योगदान देने वाले आरएसएस के कुछ नेता, स्वयंसेवक नतीजों का मुंह देखने के लिए महाराष्ट्र में रुके नहीं, ना हरियाणा में रुके थे। हरियाणा से महाराष्ट्र आ गए, अब महाराष्ट्र से वो दिल्ली चले गए
क्योंकि दिल्ली में 2 महीने बाद फरवरी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पिछले 3 दशकों से ज्यादा बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं ला पाई है, ना कि अच्छी तरीके से चुनाव जीत पाई है। तो इसकी भरपाई करने के लिए अब फिर से आरएसएस की फौज, आरएसएस की सेना दिल्ली में आकर जुट गई है, और उसके बड़े बड़े नेता जो है, जो रणनीतिकार है, वो हरियाणा और महाराष्ट्र फतेह करके दिल्ली में दाखिल हो गए। क्योंकि अब लग रहा है कि 10 साल जो सब कारोबार का सत्यानाश केजरीवाल ने किया, ऐसी जगह पर लड़ाई जीतना आसान है। लेकिन लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है। एक तो पॉलिटिकल चेहरा चाहिए, और दूसरी तरफ आपका जो वोटर है वो उत्साहित होकर घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा हमारा वोटर वोटिंग करेगा, हमारी आइडियोलॉजी और हमारे एजेंडे का वोटर ज्यादा से ज्यादा वोट करेगा, तो जो मंजिल आरएसएस की है और जो बीजेपी का भी एजेंडा है वो जीत सकता है, उसकी सरकार आ सकती है। बस यही काम करने के लिए 15 दिन पहले ही, यानी महाराष्ट्र का वोटिंग खत्म होने के बाद, आरएसएस के जो महाराष्ट्र में कुछ बड़े नेता थे वो निकल चुके हैं। दिल्ली में आकर उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दिए। अभी भी बीजेपी के उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए। वैसे तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर होना शुरू हो गया। कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने डिक्लेयर किया। बीजेपी ने अभी भी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू नहीं किया है, लेकिन वोट जुटाने का काम, वोट बढ़ाने का काम आरएसएस ने 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। वैसे तो अपने अपने मोहल्ले में जो दिल्ली के ही आरएसएस के कार्यकर्ता नेता है वो पहले से ही काम में लगे हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद, जो ऑर्गेनाइज करने वाले उनके नेता है, जो वोटिंग बढ़ाने में बड़े माहिर है, लोगों से किस ढंग का संवाद हो उसके लिए माहिर है, ये लोग हरियाणा महाराष्ट्र होकर अब दिल्ली में दाखिल हो गई है। और जब वो दिल्ली में काम कर रहे, बिल्कुल उसी समय उन्होंने बिहार में भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दी है। तो अब बीजेपी वालों को लगता है कि जब आरएसएस हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में जुट गया है, तो अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं। पिछले 5 चुनाव से जो चकमा दे रही थी दिल्ली, वो इस बार हम फतेह कर सकते हैं, ऐसा विश्वास बीजेपी में बढ़ा है। इसका कारण बिल्कुल साफ है। जिन्होंने हरियाणा जीत कर दे दिया, जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सुनामी जैसी जीत दे दी है, वही सब लड़ाके, आरएसएस के लड़ाके बीजेपी की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसलिए दिल्ली बीजेपी के लिए अब दूर नहीं है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।